ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लासेस को। तो देखो, जीन की बात करें, हाँ, अगर जीन है और एलील है, क्लासेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आप बाद में सुन सकते हो, जिससे आपका नेटवर्क सही रहेगा। तो ये जो हमारा जीन है और एक है मेरा एलील। तो जीन जो है वो एक डीएनए सीक्वेंस है जो कि एक्सप्रेसेबल है। एलील है, ये हमारा अलग-अलग फॉर्म है, उसी जीन का अलग-अलग फॉर्म है, जो कि एक्सप्रेसेबल है। और कुछ एक्सप्रेसेबल है, कुछ एक्सप्रेसेबल नहीं है, जिसको हम डोमिनेंट और रिसेसिव जीन्स कह रहे हैं। ये जो दोनों फॉर्म्स हैं, ये हमारे एलील्स हो गए। अब है मेरा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। अगर मेरा कोई डोमिनेंट फॉर्म है और या मेरा रिसेसिव फॉर्म है, दोनों पेयर में है, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे होमोजाइगस। और अगर ये डोमिनेंट पेयर और रिसेसिव जो है, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन जो है, अगर दोनों एक साथ पेयर में है, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हेटेरोजाइगस। तो उसे उसे हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। और फिनोटाइप, जीनोटाइप। तो फिनोटाइप में हमने देखा था कि जो बाहरी कैरेक्टर्स होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होता है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस है, उसे हमने नाम दिया था फिनोटाइप। और जो जेनेटिक मेकअप है, जो जेनेटिक मेकअप है, जो उसकी जेनेटिक्स है, जो जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, तब हमने उसको नाम दिया था जीनोटाइप। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? हाँ, तो ये हो गया मेरा। हाँ, ये हो गया मेरा। इसके बाद इसी के बेसिस पे, यानी कि हमने जो है, जो जो हमारा जीन्स है, या फिर हम बोले जो हमारे एलील्स हैं, तो एलील्स के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन मेथड को चेक किया है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास अलग-अलग प्रोसेस है। एक है मेरे पास जिसको हमने होमोजाइगस, होमोजाइगस है, अगर होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस हो, कोई मतलब नहीं है। एक मैंने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक मैंने देखा था डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जनरली क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जनरली क्या होता है कि हम लोग एक ही कैरेक्टर को एक बार में स्टडी करते हैं। और दूसरा कैरेक्टर जो है, अगर हमें दो कैरेक्टर को एक साथ लेकर के स्टडी करना हो, तो हम उसे कहेंगे, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? डायहाइब्रिड क्रॉस। ये क्लियर है? हाँ, तो ये क्लियर है। अब है मेरा कि इनके लिए हम लोग जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो जो होता है, वो हमारा जो है जीनोटाइप की अगर बात करें, तो 3 अलग-अलग पेयर में तैयार हो रहा है। एक पेयर है जो जिसमें हम देख रहे हैं, अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करूँ, तो इसमें हमारे पास जो एक पेयर है, उसमें हमारा क्या है कि केवल टीटी आ रहा है, दूसरा हमारा आ रहा है जो, एक हमारा टी आ रहा है और दूसरे का जो है स्मॉल टी आ रहा है, और तीसरे में जो है दोनों में मेरा और स्मॉल टी आ रहा है। तो इसको हमने कहा जीनोटाइपिक, और इनका जो रेशियो है वो है 1:2:1। अब जो मेरा फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो में 2 ही कैरेक्टर्स देखने को मिलता है, या तो वो टॉल होगा, नहीं तो वो शॉर्ट होगा। अगर टॉल है तो उसका 3:1 का रेशियो आता है, टॉल और शॉर्ट का, या फिर टॉल और ड्वार्फ का। टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो आ रहा है, वो आ रहा है 3:1। अगर मैं इसी रेशियोज को एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे मुझे, अगर हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें, जैसे 3:1 है, उसको फिर 3:1 से मल्टीप्लाई करें, तो उसमें आता है 9:3:3:1। तो ये जो फिनोटिपिक रेशियो है, ये हमारा डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है। और अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं, तो यहाँ पे 1:2:1, और 1:2:1 को अगर मैं 1:2:1 से फिर से मल्टीप्लाई करूं, तो ये आता है मेरा 1:2:1। उसके बाद आता है आपका 2:4:2, उसके बाद आता है आपका वापिस 1:2:1। ये मेरा जीनोटिपिक रेशियो होता है, दैट इज इन डायहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? ठीक। तो ये होता है मेरा डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, देखिए अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट जो है, अब आगे क्या बताना आप लोग को। देखिए, हमने 3 रेशियोज भी देखे हैं। एक रेशियो जो है मेरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे लॉ है, क्या कहते हो, मेंडल के लॉ है। ये जो मेंडल का लॉ है, ये मेंडल ने नहीं दिया था। ये जो लॉ है, ये दिया था हमारा अलग-अलग साइंटिस्ट, जब इसको रीडिस्कवर किया गया मेंडल के एक्सपेरिमेंट को 1900 के अराउंड, जो कि हमारे 3 साइंटिस्ट हैं, ह्यूगो डे व्रिज, है ना,
और एक है टीवी शर्मक, और एक है हमारा कौन-कौन से 3 साइंटिस्ट का जो नाम लिखा था, डिस्कवर किया था जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही होगा। ह्यूगो डी व्रीज है, एवी शर्मक है, कार्ल कोरेंस है ना, कार्ल कोरेंस होगा, नहीं कार्ल कोरेंस नहीं होगा, देखो 3 साइंटिस्ट हैं। अच्छा कौन-कौन से साइंटिस्ट? कार्ल कोरेंस है ना, तो हमारे 3 साइंटिस्ट हैं, तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था, यानी कि वर्क किया था। तो एक है ह्यूगो डी व्रीज, एवी शर्मक और है मेरा एक कार्ल कोरेंस है ना, तीनों ने मिलकर काम किया था और इन्होंने ही हमारे मेंडल के लॉ को पोस्टुलेट किया, मेंडल के लॉ को दिया, जो कि हमारा है एक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ यूनिट, क्या है यूनिट कैरेक्टर्स है ना, लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स। तो ये हमारे पास 3 लॉज हो गए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि हमारा जो जीन है या फिर हमारे जो एलील्स हैं, वो जो नेक्स्ट लेवल में अगर जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में अगर उसको जाना है, तो सबसे पहले वो गैमेटिक सेल्स से होते हुए जाएगा। और गैमेटिक सेल्स में हमेशा एक ही पेयर होता है क्रोमोसोम का, और उस पेयर पे हमारा कोई एक ही फॉर्म है ना, चाहे डोमिनेंट फॉर्म या फिर रिसेसिव फॉर्म जीन का साथ चलता है। ठीक है? तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा जीन है, 2 फॉर्म वाला जो जीन है जिसे हमने एलील नाम दिया हुआ है, 2 फॉर्म में जो जीन है, ये जो जीन है इनमें थोड़ा-सा लिटिल वेरिएशन होता है। ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होता, लिटिल वेरिएशंस होता है। इसी वेरिएशंस की वजह से ये डोमिनेंट या फिर रिसेसिव होता है। तो जो मेरा डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ये दोनों एक्सप्रेस करेगा अलग-अलग तरीके से। अगर मेरा कोई जीन अगर वो सिंगल है तब भी एक्सप्रेस हो रहा है और जब वो पेयर में है तब भी एक्सपेयर हो रहा है, तो उसको हमने कहा डोमिनेंट जीन, क्योंकि वह जो है, जो कि दूसरा जीन है, जो कि एक्सप्रेस खुद को नहीं कर पा रहा है, उसके प्रेजेंस में वो उसे दबा देता है, उसे एक्सप्रेस नहीं होने देता है। तो इसलिए हमने उसको कहा डोमिनेंट जीन। और जीन जो हमारा केवल पेयर में रहेगा और तभी एक्सप्रेस हो पाएगा, उसे कंडीशन में उस तरह के जीन्स को हम लोग कहते हैं रिसेसिव जीन। ठीक है? तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स, जो लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स की बात करते हैं, वो ये बताता है कि हमारा जो गैमीट है, हमारा जो गैमीट है ना? इसमें क्या है लॉ ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स का क्या है? बताना जरा एक बार फिर से। है ना? जो कैरेक्टर्स हैं ये यूनिट में है। यूनिट में क्यों है? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं यानी कि जीन्स हैं, ये पेयर में पाए जाते हैं। ठीक ना? ये पेयर में पाए जाते हैं। ठीक है? तो ये हो गया हमारा। इसके बाद है इनसे अलग अगर मैं लॉ की बात करूँ तो जिसको हम लोग कहते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, है ना? तो ये है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। तो इसमें एक्सेप्शन में कौन-कौन सा मैंने लिखाया था? आपको लिखाया होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए क्या लिखाया हुआ है? एक्सेप्शन में क्या-क्या है? एक्सेप एक्सेप्शन लिखा है ना? लॉ ऑफ कोडोमिनेंस लिखा है, नहीं है? मेंडल्स एक्सेप्शन लिखा है ना? लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। डोमिनेंस के लिए हो गया लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। लिंकेज लिखा हुआ है। क्या-क्या लिखा है? देखो नोट्स वो वाला अलग है, यहाँ पे नोट्स अलग है, वो वाला एक्चुअली एडवांस नोट्स है। ये जो है ना वो लॉ ऑफ एक्सेप्शन में क्या-क्या लिखा है? लॉ हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे होगा? लॉ लॉ ऑफ कोडोमिनेंस होगा। डोमिनेंस नहीं, डोमिनेंस तो हमने पहले देख लिया। हाँ, ये एक्सेप्शन है दोनों, है ना? डोमिनेंस के लिए एक्सेप्शन है। एक हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक हो गया कोडोमिनेंस, ठीक ना? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब हो गया कि डोमिनेंट वो जो है ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा, यानी कि वो रहता रहेगा
दूसरा कैरेक्टर रहेगा, है ना? और इसमें क्या है कि दोनों में से कोई भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है और उनका जो है एक मिला-जुला रूप नज़र आता है, ठीक ना? जो कलर उसे आना चाहिए था, जैसे किसी का ब्लैक आ रहा है, किसी का व्हाइट आ रहा है, तो उसकी जगह उसका जो कलर है, वो हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, है ना? तो कुछ इस तरह से कैरेक्टर आएगा, यानी कि दोनों कैरेक्टर जो है ना एक साथ एक्सप्रेस होगा। इसमें एग्ज़ाम्पल्स में मैंने क्या-क्या लिखा हुआ है? एग्ज़ाम्पल हाँ। हाँ, तो रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर, है ना? उसमें क्रॉस कराए थे तो किस तरह का फ्लावर मिला था हमें? पिंक कलर का, पिंक कलर का मिला होगा, है ना? तो वो हमारा तो वो हो गया हमारा और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में तो ये था और भी बहुत सारे लिखा है। उसके बाद कोडोमिनेंस में क्या लिखा था? तो उससे क्या आया था? कौन-सा कलर आया था? कलर कौन-सा आया था? अ, रोआन, है ना? तो रोआन कलर आया था। तो वो हमारा आया था जब हम किसी कैटल में जो है कौन-कौन सा कलर का फर कलर क्या-क्या था? ब्लैक एंड व्हाइट, तो उससे ब्राउन कलर आया था, है ना? तो ये हो गया मेरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक कोडोमिनेंस। इसके बाद है लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है कि हमने कहा कि जो जीन है, वो इंडिपेंडेंटली एसॉर्ट होता है ना? तो जीन जो है इंडिपेंडेंटली है, यानी कि वो अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, वो 4 क्रोमोसोम्स पे ही आइसोलेटेड थे। तो इसमें पिजम्स टैब में, लेकिन लिंकेज की वजह से जो है 2-2 कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पे आ गया था। तो जब दोनों जो मतलब कैरेक्टर्स है एक ही क्रोमोसोम पे अगर आ गया, यानी कि वो जो है अलग-अलग लोकेशंस पे नहीं हुए, है ना? अलग-अलग लोकेशन मतलब लोकेशन अलग-अलग हो सकता है, लेकिन लोकेशन अलग-अलग हो सकता है, लेकिन जो उसका जीन का जो थ्रेड है, वो थ्रेड हमेशा सेम रहेगा। यानी कि एक ही तरह जैसे कि अगर ट्रांसमिट होना है एक एक क्रोमोसोम को, तो एक क्रोमोसोम पे प्रेज़ेंट रहेगा दोनों का दोनों जीन, है ना? तो इसे ही हम लोग लिंकेज कहते हैं। लिंकेज क्या हुआ? लिंकेज एक बार पढ़ लेना क्या लिखा है? लिखा है कुछ नहीं लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, तो इसमें क्या है कि जो मेरे फिर से बोलना क्या मैंने बताया? है ना? तो मैंने आपको जो बताया इसमें यही बताया कि जो हमारे पास 2 जीन है ना? 2 जीन हैं, दोनों जीन हैं, ये देखो जीन तो एक ही है, लेकिन उसके फॉर्म्स 2 अलग-अलग हैं। या तो डोमिनेंट फॉर्म होगा या रिसेसिव फॉर्म होगा। माइनर वेरिएशंस होते हैं, तो माइनर वेरिएशंस होने की वजह से वो दोनों का कैरेक्टर्स अलग-अलग हो जाएगा। एक टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और एक ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जब वो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, तब हम उसको कहते हैं क्या कहते हो क्या कहते हैं वो जो हो गया अगर टॉलनेस के लिए है, तो वो हो गया मेरा डोमिनेंट जीन और अगर वो ड्वार्फनेस के लिए है, तो वो है रिसेसिव जीन। अगर मेरा टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या कहूँगा डोमिनेंट और अगर मेरा अगर कहते तो डॉर्फनेस के लिए तो रिसेसिव। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 2 अलग-अलग फॉर्म के जीन्स हैं, जो कि एक ही कैरेक्टर्स को शो करना था इन्हें, है ना? ये अलग-अलग फॉर्म्स में है। तो ये दोनों कैरेक्टर जो ना जब एक ही जगह आ जाए यानी कि टॉलनेस के लिए और जो मेरा ड्वार्फनेस के लिए है, दोनों के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है, दोनों का दोनों जीन अगर मेरा एक ही क्रोमोसोम पे आ जाए, यानी कि वो दूसरे क्रोमोसोम्स पे नहीं जाए, तो हम उसे कहते हैं लिंक्ड जीन। ओके? और इस ये जो फिनोमेना है, इसे कहते हैं लिंकेज, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या लिखा है मैंने?
एग्ज़ाम्पल कुछ नहीं दिया है। अच्छा, एपीओ प्लस हाँ, क्या एग्ज़ाम्पल दिए हैं ना? लिंकिंग एग्ज़ाम ये तो अलग चीज़ दिखाए होंगे ये सब। चलो जो है मैं बाद में देख लूँगा एक बार मैंने क्या-क्या लिखा है, दूसरा नोट्स होगा उसमें से चेक करेंगे। क्रॉस चेक कर लेंगे क्या-क्या छूट रहा है, क्या-क्या बता रहा है। अब जो है इसी में हम लोग थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और इसके बाद क्या है ये हो गया मेरा क्या कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ, ठीक है ना? ये जितना भी अब डिस्कस किए हैं ये है एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स लॉ। इसके बाद क्या है, इसके अलावे क्या है थोड़ा-सा देखना। अब नेक्स्ट क्या है? क्या है? ये तो डिस्कस कर ही ना दिए अभी। पढ़ लो उसको एक बार रिपीट करो तो क्या है? क्या लिखा है उसमें? हुँ। अच्छा, ये अलग-अलग थ्योरीज़ है ना? लिंकेज के लिए क्योंकि जैसे कौन-कौन सा थ्योरी है पढ़ना फटाफट? देखो जो थ्योरीज़ हैं, ये तो हमारा सेक्स डिटरमिनेशन के लिए होगा ना थ्योरी, लिंकेज के लिए केवल है। वो तो सेक्स डिटरमिनेशन का थ्योरी है ना जो भी तुम बात कर रहे हो। टॉपिक्स देखो क्या है सही से? हाँ, फीचर ऑफ थ्योरीज़ ऑफ लिंकेज, है ना? कौन-कौन सा है इसमें? तो क्या है इसमें पढ़ना जरा? हाँ, क्या-क्या बताया बताना जरा? है ना? तो जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है। हाँ, तो और हाँ, तो लीनियर है और क्या है? हाँ, तो देखो, तो पहली बात है जो इसमें जो कैरेक्टर में है, पहला है कि जो मेरा जीन है, वो मेरा कहाँ पे क्रोमोसोम पे सिचुएटेड है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो क्रोमोसोम पे सिचुएटेड होगा। ये लीनियर हो सकता है, लीनियर मतलब कहते हैं एक साथ ही होगा, पहला जीन खत्म हुआ तो दूसरा जीन शुरू हो गया, तो दोनों जीन हो सकता है, तो ये लीनियरली आगे बढ़ रहा है। या फिर हो सकता है कि इनके बीच जो डिफरेंस है, जो लिंक जीन है, इनके बीच डिफरेंस है। अगर मानो कि इन दोनों जीन्स के बीच डिफरेंस कम है अगर इन दोनों जीन्स के बीच डिफरेंस कम है, लीनियर है, एक ही साथ चल रहा है और दोनों एक ही जगह पे है, तो इनके नेक्स्ट जनरेशन में जाने की जो पॉसिबिलिटी है, वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारा इंक्रीज़ हो गया। अगर ये जीन्स मेरे ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मानो कि जैसे मैं अगर काउंटिंग करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अगर मेरा मानो कि पहला जीन 1 नंबर पे है और दूसरा जीन 2 नंबर पे है, तो दोनों का साथ-साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाने की संभावना बढ़ जाएगा। क्योंकि रिकॉम्बिनेशन के टाइम हो सकता है कि ये दोनों जीन एक साथ रिकम्बाइन करके, है ना? जो दूसरे क्रोमोसोम है, उसके ऊपर शिफ्ट कर जाए। अगर मानो कि कोई ऐसा सिचुएशन बनता है, जहाँ मेरा पहला जीन 1 नंबर पे है, दूसरा जीन मेरा आ जाए 5वें नंबर पे, तो इस संब इ इस इससे क्या है कि जो मेरा पहले नंबर और दूसरे नंबर पे जो जीन था, तो उसका आगे नेक्स्ट जनरेशन पे जाने की संभावना बढ़ गया था एक साथ। लेकिन जो मेरा पहले और 5वें नंबर पे है जीन, तो इसकी वजह से इनके जो जाने की संभावना है, वो पहले नंबर की तुलना में घट जाता है और इसी तरह से अगर मेरा जीन कोई पहले नंबर पे है और दूसरा जीन अगर मेरा 10वें नंबर पे है, मान के चलो अगर 10वें नंबर पे है, तो फिर इसका
आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने की संभावना और ज़्यादा घट जाता है। इसे ही, है ना? इसे हम कहते हैं जो है हमारा लिंकेज। लिंकेज का जो है ना आगे आगे क्रोमोसोम में जाना। तो क्या है फिर से एक बार पढ़ना इसको सेंटेंस को? ठीक है? जो स्ट्रेंथ है लिंकेज का, ये इसी तरह से, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा, तो जो हमारा लिंकेज की पॉसिबिलिटीज़ है, वो घटता चला जाएगा, आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने की, कि उसकी स्ट्रेंथ जो है, वो कम पड़ जाएगा। जो लिंकेज लिंकेज का जो फिनोमेना है, वो टूट जाएगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। और डिस्टेंस जैसे ही घटता जाएगा, स्ट्रेंथ वैसे ही उसका बढ़ता चला जाएगा। और उसका नेक्स्ट जनरेशन में जाने की संभावना, यानी कि दोनों जीन का एक साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाने की संभावना बढ़ जाता है। यही है हमारा जो हम आपका लिंकेज का स्ट्रेंथ। आगे पढ़िए क्या है? ये समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो लिंक्ड जीन है, वो ओरिजिनल पोजीशन जो पहले पोजीशन था, उसी पोजीशन पे रहने की, है ना, संभावना उसका रहता है। लेकिन कभी-कभी ये संभावना बदल भी सकता है ना? पॉसिबिलिटी है कि जो हमारा जीन का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, यानी कि जो मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस के टाइम में जब हमारा जीन्स रिकम्बाइन होता है, 2 अलग-अलग क्रोमोसोम्स जब यहाँ पे आके रिकम्बाइन करता है और वहाँ पे जब क्रॉस ओवर होता है, तो हो सकता है कि कुछ जीन्स जो है ना दोनों सेपरेट होके भी आगे जाएँ। लेकिन ऐसा संभावना बहुत कम होगा अगर लिंकेज में है, तो उसका संभावना ज़्यादा रहता है कि वो साथ ही साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ये दोनों टाइप के अरेंजमेंट क्या-क्या हैं? है ना? तो दोनों का जो है ना सिस मतलब हो गया कि दोनों का फेस अलग-अलग हो रहा है ना? दोनों अलग-अलग है, ठीक है? दो नहीं, ये तो सिमिलर हो जाएगा, सिस मतलब सिमिलर होता है ना? देखो, अगर मेरा 2 जीन है, ट्रांस मतलब डिफरेंट होता है और सिस मतलब सिमिलर होता है। अगर मेरा कोई जीन है ना? कोई जीन इस तरह से है, अगर कोई मेरा जीन इस तरह से है कि जैसे कि 2 डोमिनेंट कैरेक्टर, मानो कि एक कैरेक्टर है टॉलनेस के लिए टी और एक कैरेक्टर है मेरा मानो कि पोर्ट्स कलर के लिए ग्रीन, तो जी, है ना? तो मानो कि मेरा अगर वहाँ पे टॉलनेस के लिए टी और जो मेरा ग्रीननेस के लिए है जी, तो टी हो गया मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर, जी हो गया मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर। दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर अगर मेरा एक क्रोमोसोम में है, एक साइड क्रोमोसोम पे है और दूसरे क्रोमोसोम जो है, यानी कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होता है, तो पहला जो क्रोमोसोम है उसपे मानो कि डोमिनेंट कैरेक्टर साथ-साथ चल रहा है और दूसरे पेयर में जो है मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर अलग-अलग चल रहा है। ठीक ना? दोनों का जस्ट उल्टा है। उल्टा मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि एक तो है मेरा डोमिनेंट, दूसरे पे जो क्रोमोसोम है उसका जस्ट उल्टा रिसेसिव कैरेक्टर है और दोनों अगर इसी तरह से है, तो हम उस अरेंजमेंट को कहते हैं सिस अरेंजमेंट। और अगर मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर मान लो टॉलनेस के लिए है, उसके बाद येलोनेस के लिए जो मेरा क्या कहते हैं कोड कलर है, अगर येलोनेस है तो वाई है, तो वाई स्मॉल हो गया। तो इस जगह अगर मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर और जो मेरा रिसेसिव कैरेक्टर है, दोनों एक क्रोमोसोम पे है, फिर दूसरे क्रोमोसोम पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर का जस्ट उल्टा रिसेसिव कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर का जस्ट उल्टा दैट इज डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर रिसेसिव कैरेक्टर और डोमिनेंट कैरेक्टर दूसरे क्रोमोसोम पे आ रहा है, पहले क्रोमोसोम पे मेरा डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर आ रहा है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, इसे हम लोग कहते हैं ट्रांस अरेंजमेंट, है ना? तो ये हो गया ट्रांस अरेंजमेंट। आगे देखो क्या है? समझ में आ गया? क्या बोल रहे हो? टाइप्स ऑफ लिंकेज, है ना? तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में क्या-क्या बताया मैंने? कितने टाइप्स होते हैं? अच्छा कम अच्छा कंप्लीट लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज क्या हुआ? क्या है फिर 2 कैरेक्टर मतलब? फिर से बोलना।
कंप्लीट लिंकेज है ना। अगर 2 या 2 से अधिक कैरेक्टर्स है जो आपका अलग-अलग जनरेशंस में, जैसे मेरा पहला जनरेशन है, पहला जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन आया, दूसरे से तीसरा जनरेशन आया और ये जो मेरा लिंक्डइन है, वो साथ अगर चलता जा रहा है, तो हमने इसे कहा कंप्लीट लिंकेज। अगर ये ब्रेक हो रहा है, मानो कि पहले जनरेशन में तो था, लेकिन दूसरे जनरेशन में ये डिसअपियर हो गया, तो ये हो गया मेरा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट लिंकेज को एक बार फिर से पढ़ लेना आप। हाँ, इनकम्प्लीट को दोनों बताए साथ। पहले आपको कंप्लीट बताया, उसके बाद इनकम्प्लीट बताया। कंप्लीट में बताया कि जो मेरा जीन है, लिंक्ड जीन है, ये दोनों नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट नेक्स्ट के नेक्स्ट, यानी कि पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा जनरेशन, तीनों जनरेशन में अपीयर होता है। और अगर मेरा यहाँ पे ब्रेकेज हो गया, तो वो मेरा इनकम्प्लीट होता है। तो आप इनकम्प्लीट को पढ़ लीजिए और कंप्लीट को, दोनों के बारे में। हुँ, हुँ, अब यहाँ पे जो आपको लिंकेज में बताया, मैंने लिंकेज में आपको ये बताया है, जो कंप्लीट लिंकेज है, जो मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास सिस वाला कंडीशन है, तो सिस या ट्रांस वाला कोई भी कंडीशन हो सकता है। तो अगर मेरा मानो कि एबी है ना, एबी कैरेक्टर जो है ना, बार-बार ये दूसरे, तीसरे, चौथे हर जनरेशन में आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है? तो ये तो मेरा कंप्लीट लिंकेज हो गया। इसका स्ट्रेंथ जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ ये आगे बढ़ रहा है। जिसे हमने कंप्लीट लिंकेज में रखा हुआ है। ठीक है? और ये जो है ना नॉन पेरेंटल कभी भी नहीं शो करता है। इनके पेरेंट्स में जो एबी था, वही मेरा नेक्स्ट आगे भी जाएगा। है ना? और इनमें किसी भी तरीके का यानी कि रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर में ये पार्टिसिपेट नहीं किया है। और ये भी मतलब ये जो है बिना क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किए जिस क्रोमोसोम पे था, जिस पोज़ीशन पे था, उसी पोज़ीशन पे ये बरकरार रहता है और ये आगे के आगे जनरेशंस में लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसे हम कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। और अगर ठीक इसका उल्टा हो जाए, यानी कि जैसे नेक्स्ट जनरेशन में गया और ये अपेयर नहीं हो रहा है, तो हम उसे इनकम्प्लीट लिंकेज कहेंगे। इनकम्प्लीट लिंकेज को आप पढ़ लेना। अच्छा, क्या है फिर से पढ़ना एक बार? ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मैंने आपको इनकम्प्लीट लिंकेज बताया, सीधा-सीधा बात करें, जो मेरा कंप्लीट लिंकेज है, अगर वो कंप्लीट लिंकेज में कहा था कि जो 2 फॉर्म्स वाले जीन हैं, जो एक ही क्रोमोसोम पे हैं और वो उसी तरह से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा इनकम्प्लीट लिंकेज के केस में, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक हो जाता है, जो पैरेंटल कॉम्बिनेशन पहले हमें देखने को मिल रहा था, वो पैरेंटल कॉम्बिनेशन अब नेक्स्ट जनरेशन में जाते ही लॉस्ट हो जाता है। तो इसे हम नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जब ये लॉस्ट हो जाएगा तो ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाएगा, क्योंकि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन अब रहेगा नहीं। क्योंकि अब इसमें जो है वो जो जीन था, जो एक ही लोकेशन पे आइसोलेटेड था, एक ही लोकेशन पे वो जगह था, लेकिन वो अब एक ही लोकेशन पे नहीं है, वो अलग-अलग हो गया है। उसके पीछे रीज़न होता है क्रॉसिंग ओवर। उसके पीछे रीज़न होता है मेरा क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे जो मेरा जीन है, जो कि इनकम्प्लीट लिंकेज में है, तो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल रीज़न्स हो सकते हैं, वो कई हो सकते हैं। हो सकता है कि वो पास-पास ही था, लेकिन उसमें से एक जो जीन है, वो पार्टिसिपेट कर लिया क्रॉसिंग ओवर में और वो अपना पोज़ीशन लॉस्ट कर गया और एक जो जीन बचा है, अब वो रेस्ट एक जीन ही बचा है। या फिर हो सकता है कि इनके बीच डिस्टेंस ज़्यादा हो और जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा हो, उसमें से जो हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं, उनमें से कोई भी कैरेक्टर क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए दूसरे
जीन दूसरे क्रोमोसोम पे ट्रांसफर हो गया। तो या फिर हो सकता है कि जिस समय हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उस समय किसी भी रीज़न से हमारा वो जो जीन का पोर्शन है, वो डिलीट हो जाए या उस जगह से वो ब्रेक कर जाए। तो इन सभी कारणों से हमारा जो है इनकम्प्लीट लिंकेज नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिल सकता है। तो इसे ओवरऑल हम लोग इनकम्प्लीट लिंकेज में काउंट करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? चलिए ठीक है। देखिए अब जो है ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो आगे है बचा हुआ है, ठीक है? आज हम इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। आप इसे एक बार रीड कर लीजिए और बाकी जो कॉम्बिनेशन वगैरह है, जो बोर्ड पे दिखाने वाला, बताने वाला काम है, वो मैं आपको बोर्ड पे करवा दूँगा, ठीक है? तो अब जो है ना आगे रिवाइज़ कर लीजिए और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब मैं सेशन एंड कर रहा हूँ और ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको 24 घंटे के बाद मिल जाएगा।